जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में। देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। अब देखिए अगर आपके शरीर में जो कुछ आप खाते हैं दाल भात सब्जी रोटी, अगर उसका पाचन नहीं होगा ना तो बहुत ससुरा बीमारी हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो ना आपको सिरप देगा ना उस पर लिखा रहेगा डाइजेस्टिव सिरप, यानी ये पाचन तंत्र में मदद करता है। तो हमें क्या समझना है पाचन तंत्र के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है क्या बाबू, हमारे शरीर का इमेज है, यहाँ से लेके मुख से लेके यहाँ तक पाचन ही पाचन होता है। यानी जैसे मुख में हम भोजन डालते हैं ना तो देखिए जब तक कि बाहर नहीं आता है तब तक क्या होता है, इसका पाचन होता रहता है। समझ में गया? तो इसी के विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए आहार नाल कितना होता है तो 9 मीटर यानी लगभग 32 फीट का क्या होता है हमारा आहार नाल होता है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है तो पाचन के विषय में। देखिए पाचन का मतलब क्या होता है, देखिए जटिल से सरल में परिवर्तन करना। यानी कोई भी अगर हम चीज़ खाते हैं तो जो कठिन है उसको सरल में परिवर्तन करने का काम किसका होता है तो पाचन का होता है। अब भाई ये कठिन कौन है, जिसे मान लीजिए ये ठो खड़े रोटी है चाहे ये ठो पूड़ी है, अगर ये ठो दे देंगे पूड़ी हम कहेंगे एक के बेर खा लो, तो एक पूड़ी एक के बेर में हम नहीं खा पाएंगे, कहिएगा बड़ी अटकत जाता है। लेकिन उसी पूड़ी को आप थोड़ा थोड़ा तोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप खाइएगा ना तो जो टुकड़वा रहेगा ये क्या करता है उसकी एकदम पतला है, यानी एकदम क्या करेगा पीस के और अंदर भेजने का काम करता है। तो ये किसका काम होता है पाचन का, यानी जटिल से सरल को क्या करता है ये बनाने का काम करता है। जैसे सेव है, एक सेव आप नहीं खा पाएंगे लेकिन सेव को आप छोटा छोटा टुकड़ा करके खाइएगा तो बढ़िया से वो पिसा के हमारे अंदर चला, यानी सेव क्या हो गया ये जटिल हो गया, और जब उसको हम काट काट के आराम से खा लेते हैं तो सरल में बन जाता है। समझ में गया? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का क्या होता है हमारे शरीर में पाचन होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रोटीन होता है फैट होता है, इसका क्या होता है हमारे शरीर में पाचन होता है। लेकिन देखिए जो पानी होता है शराब होता है इसका पाचन नहीं होता। यानी काहे नहीं पाचन होता है तो ये सब क्या होता है भैया हम खाते हैं, लेकिन जो पानी होता है शराब होता है इसको क्या कर लेते हैं पी लेते हैं। अब देखिएगा कौन आदमी पानी पिएगा तो नहीं कहेगा नहीं, उसको क्या करता है उसको मुख में रख के पूछता नहीं है। शराब को देखिएगा आदमी शराब पिएगा ऐसा करेगा और उसके घोंट लेगा। यानी जो शराब होता है और जो पानी होता है हम उसको पूछते नहीं हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं सोख लेते हैं। इसलिए पानी और शराब का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको डायरेक्ट सोख लिया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए जो भोजन करते हैं ये दो तरह से, कौन कौन, पहला देखिए फिजिकल है, दूसरा होता है केमिकल। अब फिजिकल का मतलब क्या है तो थूर थूर के खाना। जैसे मान लीजिए हम दाल भात सब्जी रोटी खाते हैं ना तो जब खाते हैं क्या करते हैं खूब ऐसा पाकुच पाकुच क्या करते हैं मुंह को डुलाते हैं, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं उसको थूर रहे हैं। अब जैसे थूरते हैं तो हमारे लार में मिल गया, तो हमारे लार में क्या होता है केमिकल होता है। यानी दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी जो भी चीज़ हम खाते हैं शराब और पानी को छोड़ के तो क्या करते हैं हम खूब बढ़िया से मुँह डुला डुला के कूँचते हैं। तो जब कूँचते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल, लेकिन जब लार में मिल जाता है तो उसमें केमिकल होता है। और फिजिकल और केमिकल दोनों भोजन हम करते हैं तब जाके हमारा भोजन पचता है। समझ में गया? अब देखिए जो पाचन होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है अंतःकोशिकी का पाचन। अब देखिए जो अमीबा होता है ये अंतःकोशिकी का पाचन करता है, लेकिन एक होता है बाह्य कोशिकी का पाचन। जैसे जीव हो गया मानव हो गया मेढक, यानी हम लोगों का जो शरीर होता है ये बहुत से कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बाह्य कोशिकी का पाचन करते हैं। समझ में गया? देखिए जो जीव मानव मेढक ये सब क्या करते हैं बाह्य कोशिका का पाचन करते हैं। इतना आपको समझ में गया? अब हम ही समझते हैं हम आखिर भोजन करते हैं तो कहाँ कहाँ जाके पचता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहला काम होता है मुख का। अभी क्या हो गया भैया तो हमारा मुख हो गया। अब जैसे खाना को उठाते हैं ना क्या करते हैं मुख में डालते हैं, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है मुख में। अब उसके बाद कहाँ जाता है तो मुख गुहा में। अब मुख गुहा कौन है, जैसे मुँह को बाते हैं हाई जितना जगहिया बचता है उसे हम क्या बोलते हैं मुख गुहा, यानी हाई हो गया मुँह। अब उसके बाद जब मुँह को खोलते हैं तो मुख गुहा। तो पहले भोजन मुख के पास गया, उसके बाद चला गया मुख गुहा में। अब उसके बाद कहाँ जाता है तो ये ग्रसनी में जाता है। अब देखिए
है जो टेढ़ के आई लेना है, देखिए यहाँ टेढ़ के यहाँ को टेढ़ के, तो इससे हम बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। यानी मुख के बाद मुख गुगा में, उसके बाद ग्रसनी में गया। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, तो ग्रास नली में। देखिए हाइजन जितना है ना, इसे हम बोलते हैं ग्रास नली, यानी जो है बड़का नलिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। अब इसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, देखिए अमाशय में जाता है। अब अमाशय क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पेट, क्या बोलते हैं, तो अमाशय को हम पेट बोलते हैं। अब देखिए ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ चला गया, सीधे हमारे पेट में चला गया। अब पेट के बाद भोजन कहाँ जाता है, देखिए ये चला जाता है छोटी आंत में। देखिए अब ऐसे करके आएगा, देखिए इसे हम बोलते हैं छोटी आंत। अब छोटी आंत में देखिएगा तो ग्रहण, जेजुनम और इलियम क्या होते हैं, सब एंजाइम होते हैं, उनको क्या करते हैं, छोड़ते हैं ताकि भोजन हमारा पचे। अब देखिए छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ चला गया, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सीगन, कोलन, मलाशय, ये सब क्या करते हैं, एंजाइम को छोड़ते हैं। अब देखिए छोटी आंत से ये चला गया सीधे ये बड़ी आंत में। अब जब बड़ी आंत में चल जाता है तो समझिए आपका भोजन पच गया है। अब उसके बाद कहाँ जाता है, तो गुदा यानी अनल में जाता है, और इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ बन के यहाँ से क्या होता है, तो बाहर आता है, इसे हम बोलते हैं गुदा। यानी देखिए छोटी आंत हो गया, इसके बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद कहाँ चला जाता है, गुदा यानी बाहर चला जाता है। तो यहाँ से लेके मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद क्या होता है, तो गुदा यानी अनल होता है। अब इसके बाद जो भी खराब चीज़ होता है ये हमारे शरीर से बाहर चल जाता है, समझ में गया। लेकिन देखिए जो पाचन ग्रंथि होता है, इनका भी क्या होता है, बहुत बड़ा काम होता है। अगर हमारे शरीर में पाचन ग्रंथि काम नहीं करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत दवाई कराना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा होता है लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि क्या होता है, तो हमारे मुख में हमेशा क्या होता है, तो लार बनता है। अगर हमारे मुख में लार नहीं बनेगा ना तो भोजन हमारा सही से नहीं पचता है, यानी सबसे बड़ा लार ग्रंथि। उसके बाद होता है जठर ग्रंथि। अभी इसके विषय में थोड़ा हम आगे समझते हैं, यानी ये भी क्या होता है, ये भोजन पचाने का एक ग्रंथि होता है। लेकिन देखिए भोजन करने का सबसे सही समय क्या होता है, तो जब सूर्य उग जाता है उसके बाद आप भोजन करिए। लेकिन जब सूर्य डूबता है उससे पहले आप भोजन करिएगा, तब क्या होता है, तो जो जठर ग्रंथि होता है ना, ये क्या होता है, बढ़िया से काम करता है। यानी देखिए जैसे सूर्य उगेगा तब भोजन आप कर लीजिएगा, अब जब सूर्य डूबेगा उससे पहले आप भोजन कर लीजिएगा। काहे करिएगा, जैसे मान लीजिए आपको भोजन नहीं पच रहा है ना, तो आप क्या करते हैं, उस टाइम पे अगर आप भोजन करते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है ये खुला रहता है। लेकिन जैसे रात हो जाएगा ना तो हमारा पाचन तंत्र भैया बंद हो जाता है। तो मजबूरी में जो हमारा ग्रंथ होता है, हार्मोन्स होता है, वो सब जबरदस्ती हमारे भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। यानी कब खुला रहता है पाचन तंत्र, यानी जठर अग्नि, यानी जब तक सूर्य डूबता है उससे पहले आप भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र क्या होता है, खुला रहता है। इसलिए सबसे जरूरी यानी जठर ग्रंथि, यानी उस समय आपको भोजन कर लेना चाहिए। अब देखिए अगला होता है पित्ताशय। पित्ताशय कौन होता है, देखिए हाई वाला हो गया भैया, इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। ये भी क्या करता है, तो एंजाइम को छोड़ने का काम करता है। अगला होता है अग्नाशय। अब अग्नाशय क्या होता है, देखिए हाई वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं। लेकिन देखिए अग्नाशय में 4 चीज़ होता है, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है डेल्टा सेल, एक होता है पीपी सेल। क्या होता है, पीपी सेल होता है। ये 4 सेल होता है। लेकिन देखिए जब बीटा सेल में ना दिक्कत हो जाता है तो क्या होता है, इंसुलिन का मात्रा बढ़ जाता है। अब जैसे इंसुलिन का मात्रा बढ़ता है तो आदमी को क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। क्या होता है, शुगर। तो देखिए शुगर का सबसे बड़ा जड़ कौन होता है, जो अग्नाशय होता है, यानी इसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। तो अगर बीटा सेल में दिक्कत हो जाता है तो क्या कहते हैं, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। अब जब बढ़ा देता है तो आदमी को शुगर हो जाता है। तो ये भी क्या करता है, भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगला अंतःग्रंथि। अंतःग्रंथि का मतलब क्या होता है, जब तक भोजन घूमता है ना इसमें, उसे हम बोलते हैं अंतःग्रंथि। समझ में गया, तो हो गया हमारा पाचन तंत्र, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा भोजन पचता है। और सबसे बड़ा क्या होता है, तो लार ग्रंथि होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लार ग्रंथि के विषय में थोड़ा समझते हैं। चलिए अब समझते हैं लार ग्रंथि के विषय में। देखिए हमारे भोजन को पचाने में सबसे बड़ा काम किसका होता है, तो लार ग्रंथि का होता है। अगर हमारे मुख में लार नहीं बनेगा ना तो भोजन तो हम कर लेंगे लेकिन ये पचेबे नहीं करेगा, और जब ये नहीं पचाएगा तो भोजन अंदर जाएगा और शुद्ध से नहीं पचेगा। जैसे मान लीजिए
हमारे देश के बॉर्डर पे क्या है भैया, तो सब फौजी सब खड़ा होता है, देश का सैनिक खड़ा होता है। अब उधर से कोनो पाकिस्तान से आएगा और वो सब रोकिए नहीं पाएगा तो अंदर आएगा ससुरा बम विस्फोट कर देगा, तो देश में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो उसी तरह से जिस तरह से सेना नहीं रुकेगा, अंदर आएगा तो घाटा कर देगा देश का, उसी तरह से अगर हम भोजन करते हैं और हमारे शरीर में लार ग्रंथि नहीं रहेगा ना, तो क्या करेगा, लार नहीं बनला है, भोजन हमारा अंदर चला जाएगा, तो ये सब पचेबा नहीं करेगा, उसको नहीं रोक पाएगा, और जब पेट के अंदर जाएगा तो बहुत ज़्यादा समस्या खड़ा कर देता है। तो सबसे बड़े क्या होते हैं, तो लार ग्रंथि कहाँ होते हैं, देखिए ये हमारे जबड़े के क्या होते हैं, आसपास होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होता है, देखिए उसे हम बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। देखिए सबसे ज़्यादा जगह कौन लिया है, तो यह लिया है, तो सबसे बड़ा क्या होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि होता है। उसके बाद होता है सबलिंगुअल, यानी क्या होता है, देखिए जो आगे का भाग होता है उसे बोलते हैं सबलिंगुअल, और एक होता है सबमेंडिबुलर। ये सब क्या होते हैं, तो लार ग्रंथि होता है, लेकिन सबसे बड़ा पैरोटिड होता है, और यही पैरोटिड जो ग्रंथि होता है सांप में जहर का काम करता है। समझ में गया, तो कहाँ होते हैं, हमारे मुख यानी जबड़े के आसपास होते हैं। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन और लार एक साथ मिलता है और भोजन आसानी से पच जाता है। समझ में गया। अब देखिए एक दिन में कितना हमारे मुख में लार बनता है, देखिए 1 से लेके 1.5 लीटर क्या होता है हमारे मुख में लार बनता है, लेकिन उसमें 4 तरह के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन कौन, देखिए पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टैलमिन, तीसरा होता है डाइस्टेज, चौथा होता है म्यूकस। देखिए जो लाइसोजाइम होता है ना, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं, अब जिससे भोजन करते हैं ना, तो भोजन में अगर कोई जीवाणु रहेगा खराब चीज़, तो ये क्या करेगा, जो लाइसोजाइम होगा ये क्या करता है, उसको धनाधन मार देगा, और जैसे मार देगा कीटाणु मर जाएगा और अच्छा भोजन हमारे अंदर चला जाएगा। तो कीटाणुओं को मारने का काम लाइसोजाइम का। उसके बाद होता है टैलमिन और डाइस्टेज, ये सब क्या करते हैं, तो मंड का क्या करते हैं, पाचन, यानी मंड का क्या करते हैं, सब पाचन करते हैं। अब देखिए मंड क्या होता है, देखिए आप गेहूं को ले जाते हैं पिसवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, तो चोकर होता है, उसमें क्या बोलते हैं, तो मंड बोलते हैं। अगर एकदम पूरा बढ़िया से अगर एक को मंड नहीं रहेगा ना, तो हम भोजन करेंगे उस ससुरा हमारे पेट के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए जब भी आप भोजन करिए तो उसमें क्या होता है, मंड होता है। तो मंड का पाचन कौन करता है, जो टैलमिन और डाइस्टेज होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, जो चोकर होता है उसका पाचन करते हैं और हमारे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं। अब देखिए एकदम साध होना ही नहीं, ये पूरा एकदम भाई हम क्या करेंगे, जाएंगे बाजार में, अब बाजार से ऐसा सामान लेके खाएंगे कि ससुर उसमें मंडवा नहीं रहेगा। अब जब मंड नहीं रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, यानी मंड वाला सामान खाना जरूरी है। इसलिए जो गेहूँ होता है, गेहूँ को पिसाया जाता है, उसमें मंड होता है। जब चलने से आप चलिएगा ना तो मंड क्या होता है, कुछ ऊपर आ जाता है, कुछ उसमें मिल जाता है, और जो मिल जाता है तो उसका पाचन कौन करता है, जो टैलमिन और डाइस्टेज होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मंड का पाचन करते हैं। उसके बाद होता है म्यूकस, ये क्या होता है, ये चिपचिपा वाला होता है, यानी क्या होते हैं, ये 4 एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं और भोजन को आसानी से पचाते हैं। अब देखिए भोजन उसके बाद कहाँ जाता है, तो अमाशय में जाता है। लेकिन जब अमाशय में हमारा भोजन चल जाता है तो अमाशय क्या होता है, ये 3 भाग में होता है। देखिए क्या होगा, इसे हम बोलते हैं अमाशय, इसे हम बोलते हैं पेट। अब देखिए भोजन आ गया सीधा ग्रास नली से अमाशय में। अब जब अमाशय में आता ना तो इसमें क्या होता है, ये 3 तरह से इसमें काम करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए पहला होता है जठरागम। अब देखिए जठरागम को बोलते हैं कार्डियक, दूसरा होता है फंडिस, फंडिस को हम बोलते हैं फंडिस, तीसरा होता है जठर निर्गम, इसे हम बोलते हैं पाइलेरिक। देखिए जो जठरागम होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो कार्डियक बोलते हैं। अगर ये नहीं दिया है, कार्डियक दिया है, तो समझिए ये जठरागम दिया है। इतना हमको समझ में आएगा। अब एक एक करके इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए पहला है कार्डियक। अब कार्डियक का काम क्या होता है, देखिए ये अमाशय का ऊपर वाला भाग होता है, इसमें एचसीएल होता है और ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब देखिए सबसे ऊपर वाला भाग, देखिए ये सबसे ऊपर वाला भाग हो गया, मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, इसमें एचसीएल होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्डियक। अब देखिए क्या करता है ना, ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब देखिए इधर से मान लीजिए कीटाणु है, अब मान लीजिए मुख में भोजन कर दिए, अब इसमें कीटाणु गया, अब इधर से ये आएगा, तो जो सबसे ऊपर वाला भाग हो गया इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्डियक और एचसीएल होता है। अब जैसे कीटाणु आएगा, कीटाणु कहेगा अरे बानी हम नहैले आज शैम्पू से,
तब तक जो HCl वाला आएगा ये क्या आएगा, आवा हम वो टेम्पू लेके खड़ा मानी, ये क्या करता है, खड़ा रहता है और जैसे कीटाणु आता है उसको क्या करता है, मार के बाहर कर देता है। तो कौन करता है, तो कार्डियक करता है, इसमें HCl होता है। अब देखिए दूसरा होता है फंडिस, ये क्या करता है, ये कांटानुमा। अब देखिए ही में से क्या होगा, इसे कांटानुमा। लेकिन ये दिक्कत कब पड़ता है, जब आपको ना बहुत तेज़ी से भूख लगेगा तब ये दिक्कत करता है। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं चले जाइएगा, खाना ना मिला, 2 घंटा पेटवा में लगा था कौन भाला घोंपता है, तो भाला कौन घोंपता है, यानी जो फंडिस होता है ये कांटानुमा होता है, ये खड़ा हो जाता है। अब जब खड़ा होता है तो ऐसा लगता है हमारे पेट में चुभन हो रहा है, समझ में आएगा। अब देखिए तीसरा होता है जठर ग्रंथि। देखिए जो जठर ग्रंथि होता है ये क्या करता है, जठर रस का निर्माण करता है। अब जठर रस का काम क्या होता है, देखिए इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है रेनिन, ये दूध से दही को बनाता है। देखिए बहुत लोगों को दूध दही पसंद है, कितने लोगों को नहीं पसंद है। अब देखिएगा जब दूध रहेगा ना, आप कहिए रात भर रहने दीजिएगा और थोड़ा दही का मात्रा डालिएगा, वो दूध क्या होता है, दही में बन जाता है। तो कहाँ बन जाता है, यानी जो जठर ग्रंथि होता है ये जठर रस का निर्माण करता है और उसमें रेनिन होता है, यह क्या करता है, तो दूध से दही को बनाने में मदद करता है। अब दूध रहेगा उसमें दही का थोड़ा मात्रा डालिएगा, अब जैसे दही का मात्रा डालिएगा उसमें रेनिन चला जाएगा और दूध से दही को बना देता है, समझ में गया। इसमें होता है एक पेप्टिन, ये क्या कहता है, प्रोटीन से पेप्टान को बदलने में किसका मदद होता है, तो पेप्टिन का होता है, समझ में गया। तो इस तरह से ये 3 चीज़ होता है, एक जठरागम, फंडिस और जठर निर्गमी। ये क्या कहता है, HCl जो होता है ये कीटाणु को मारता है, और कांटानुमा फंडिस होता है, और दूध से दही बनाने में इस सब का मदद होता है, समझ गया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि जो बड़ी आंत और छोटी आंत का लंबाई कितना होता है, देखिए जो छोटा आंत होता है इसका लंबाई 5.5 मीटर का होता है, और जो बढ़ान का होता है इसका लंबाई 1.5 मीटर का होता है। ये सब क्या होते हैं, इतने बड़े इनके आकार होते हैं, समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके पीछे हम थोड़ा और आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आमाशय के भित्तीय भाग के विषय में, यानी जो आमाशय होता है यानी जो पेट है इसके भीतर के भाग के विषय में। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला होता है शीर्षा। देखिए जो शीर्षा होता है ये उपकलीय, क्या होता है, उपकलीय तक से बना होता है। देखिए दूसरा होता है अनुदैर्ध्य पेशी स्तरीय, अनुदैर्ध्य तंतुओं से, किससे, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तंतुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन देखिए जो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर होता है इसमें 2 ठोरा होता है, पहला होता है वर्तुल पेशीय स्तर, दूसरा होता है तिरछा पेशीय। यानी जो वर्तुल पेशीय स्तर होता है ये वर्तुल तंतुओं से मिलकर बना होता है, जो तिरछा पेशीय स्तर होता है ये क्या होता है, ये तिरछा तंतुओं से मिलके बना होता है। यानी 2 ठोरा शीर्षा, और जो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर होता है इसमें 2 चीज़ होता है, एक वर्तुल और एक तिरछा, समझ में आ गया। अब तीसरा होता है अर्धश्लेष्मिका। देखिए जो अर्धश्लेष्मिका होता है इसमें लसिका, वाहिनी और तंत्रिका तंत्र पाया जाए। देखिए जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, क्या होता है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, तो तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्धश्लेष्मिका के अंतर्गत आते हैं, लसिका, वाहिनी और तंत्रिका तंत्र होते हैं, समझ में गया। अब देखिए चौथा होता है श्लेष्मिका। अब जो श्लेष्मिका होता है ये क्या करता है, तो जठर ग्रंथि का क्या करता है, विभेद यानी जठर रस को अलग करने का काम करता है। तो कौन करता है, तो श्लेष्मिका। लेकिन ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है श्लेष्मिका कोशिका, दूसरा होता है पैराइटल कोशिका, तीसरा होता है पेप्टिन यानी इसे मुख्य कोशिका बोलते हैं। अब देखिए जो श्लेष्मिका कोशिका होता है ये क्या करता है, ये म्यूकस HCl से क्या करता है, रक्षा करता है। अब ध्यान से देखिए ये क्या होता है, ये सबसे ऊपर वाला क्या होता है, इसमें HCl होता है। अब देखिए जो HCl होता है ये क्या करता है, तो म्यूकस का रक्षा करता है। अब जैसे मान लीजिए आपको खूब लगा है भूख, आप मिल गया कहीं दावत मुर्गा मछली का, आप जाइएगा भर पेट एकदम ठूस से खा लीजिएगा, और जब ठूस से खाइएगा तो पता चलेगा ढेकार आएगा। देखिए जब ढेकार आता ना तो गटे में क्या होता है, जलन महसूस होता है। कहाँ होता है, यानी ओवर ईटिंग, यानी बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाता है। अब जैसे आप भोजन करिएगा और ढेकार आएगा तो गटैया जलता है। तो कहाँ जलता है, अब देखिए इधर से भैया भोजन आ गया,
भोजन आ गया है पूरा भरपूर हो गया। लेकिन जब डकार आता है ना तो जो HCl होता है इससे भोजन क्या कहता है, टकरा जाता है। अब जैसे टकरा जाता है तो क्या होता है, ऊपर जब ढकार जाता है तो गठिया क्या होता है, जलन महसूस होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, इतना मत ठूस से खा लीजिए ताकि यहाँ तक HCl तक पहुँच जाए। अब जब HCl तक पहुँच जाएगा, जब HCl तक पहुँच जाएगा ना तो क्या होता है, ऊपर जब डकार जाता है तो गठई में जलन महसूस होता है। तो उससे कौन रक्षा करता है, यानी जो श्लेष्मिका कोश का होता है ये म्यूकस और HCl से रक्षा करता है। अब देखिए दूसरा होता है पैराइटल कोश का, ये क्या होता है, ये HCl और विटामिन B12 से क्या करता है, ये हमारा रक्षा करता है। तो कौन करता है, जो पैराइटल कोश का होता है ये HCl और विटामिन B12 से भी रक्षा कौन करता है, ये पैराइटल कोश का करता है। समझ गया। अब ये तीसरा होता है पेप्टिन, इसे बोलते हैं मुख्य कोश का। देखिए ये क्या होता है, इसमें होता है प्रोरैनिक, ये प्रोरैनिक और एंजाइम को क्या करता है, पाचन का काम करता है। और देखिए उसी में होता है ना ये प्रोटीन का भी पाचन का, यानी जो प्रोरैनिक होता है ये पेप्सी नोजल और एंजाइम और क्या करता है, तो प्रोटीन का भी क्या करता है, ये पाचन करता है। अब प्रोटीन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम भी खाते हैं, हम लोगों के अंदर भी प्रोटीन जाता है। लेकिन अब देखिएगा ये छोट का बच्चा है, यानी 1 महीना का, 2 महीना का, 5 महीने का, 6 महीने का क्या होता है, बच्चा होता है। वो क्या करता है, तो खाली दूध पीता है। क्या करता है, दूध को पीता है। अब एक बात बताइए, बेचारा 8 महीना 9 महीना खाली दूध पी के रह जाता है, तो कैसे रह जाता है, यानी जो प्रोरैनिक होता है यही क्या करता है, जो दूध में प्रोटीन होता है उसका पाचन कर देता है। अगर किसी आदमी को बोल दीजिएगा कि लगता है तुमको 10 दिन दूध खाना ना, कुछ नहीं खाना, खाए दूध पीना है, वो पी के ससुरा बुझाएगा और मर जाएगा। यानी दूध भी अगर हम रोजाना पीते हैं तो नहीं पी पाएंगे। लेकिन जो बच्चा सब होता है वो 9 महीना तक दूध पीता है, 6 महीने तक दूध पीता है, कुछ नहीं खाता है, तो उसका पाचन भैया कैसे होता है, यानी जो प्रोरैनिक होता है ये क्या करता है, जो दूध होता है उसमें प्रोटीन का पाचन ये करता है। और बच्चा आसानी से 9-10 महीने तक क्या करता है, खाली दूध पी के रह जाता है। बाकी कोई भी आदमी लगातार नहीं दूध पी के रह सकता, कहीं थोड़ा तीर चाहिए, थोड़ा मीठ चाहिए, यानी हम लोग पूरा दूध पी के नहीं रह सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो दूध को क्या करते हैं, पी के रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जो प्रोरैनिक होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। समझ में क्या। और ये सब जब प्रक्रिया होता है ना, पूरा प्रक्रिया जब हो जाता है तब जाके क्या होता है भैया, हमारा जो भोजन होता है ये पचता है। और जब भोजन पच जाता है तो गुदा के रास्ते से क्या होता है, आसानी से बाहर आता है, यानी मुख से लेके यहाँ तक क्या होता है, पूरा पाचन होता है, तब जाके हमारा भोजन बाहर आता है। और आपको बहुत ज़्यादा खाना भी आपको नहीं खाना चाहिए, खाना खाइएगा तो जो ढकार होता है इसमें जलन हो जाएगा। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन तंत्र क्या होता है, किस तरह से हमें खाना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।